हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसानों के विभिन्न मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे स्वराज के संस्थापक योगेंद्र यादव हैं हमारे साथ। सर, जो किसान बिल है इसमें बहुत सारा अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो किसान बिल है उस पर हम बात करें उससे पहले किसान बिल पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। रविकांत जी, कानून वगैरह को छोड़ दीजिए, 3 कानून इबारत उस सबको छोड़ दीजिए, मोटी बात आप पकड़िए। सरकार कहती है हम क्रांतिकारी कदम किसानों के लिए उठा रहे हैं, बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो भाई इतना बड़ा कदम जो आप उठा रहे हो, ये आप चोर दरवाजे से क्यों लेके आ रहे हो? देश में महामारी के दौरान क्यों लेके आए? इसका लॉकडाउन से क्या संबंध था? अध्यादेश से लाने की क्या जरूरत थी? और इतना जल्दबाजी में झटपट पास क्यों कर रहे हो? आप कहते हो किसान के भले के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। क्या पिछले 20, 25, 50 साल में किसी भी एक किसान संगठन ने इन चीजों की मांग की थी? चलिए, मांग नहीं की, क्या आपने किसी एक किसान संगठन से चर्चा भी की है लाने से पहले? आज भी आप चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं हो? कांग्रेसी विरोध करते हैं, विरोधी पार्टियां विरोध करती हैं, खुद आरएसएस का किसान संगठन विरोध क्यों कर रहा है? देश के सारे किसान संगठन एक स्वर में इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? या तो इस देश का किसान पागल है, या आप जो कर रहे हो वो किसान के फायदे के लिए नहीं, कुछ दूसरा खेल कर रहे हो। सर, बिल की बाकी मेरिट्स पर बात करें उससे पहले दर्शकों के समझने के लिए आसानी होगी अगर हम बात कर लें कि इस बिल का कंटेंट क्या है, जो सरकार का बिल है उसमें है क्या? देखिए, ये 3 अलग अलग कानून हैं जो सरकार एक साथ पहले महामारी के दौरान अध्यादेश की तरह से लाई थी, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कोई अध्यादेश लाएं तो संसद के मिलते ही आपको उसमें से पास करवाना पड़ता है। तो 3 कानून हैं, सुंदर सुंदर लंबे लंबे नाम हैं। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो था अनिवार्य वस्तु अधिनियम जो था 1955 का, उसमें संशोधन है। ये पहला कानून है। मैं साधारण भाषा में कहूं तो इसे मैं कहता हूं जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून। ये वाला कानून है, जमाखोरी कालाबाजारी की अनुमति देने वाला कानून है। दूसरा कानून है जिसे सरकार बहुत लंबा नाम देती है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। पढ़ते पढ़ते जुबान टेढ़ी हो गई। साधारण भाषा में कहें ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है। मेरी भाषा में कहें तो ये बंधुआ किसान कानून है। तीसरा एक्ट है जो कि फिर लंबा सा नाम है, द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। साधारण भाषा में कहें तो ये एपीएमसी को बाईपास करने का कानून है। मेरी भाषा में कहें तो मैं इसे मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून बताता हूं। ये 3 कानून एक साथ एक झटके में सरकार लेके आ रही है। सरकार कहती है इससे इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी जैसी कभी देखी नहीं थी, किसान को आजादी मिल जाएगी। मैं कहता हूं भाई, पिछले 60-70 साल से किसान के सर पे एक कच्ची सी छत रखी थी, छत टूटी थी, उसमें से पानी चू रहा था, जगह जगह पे छेद थे, और अब सरकार कहती है ये तो छत बड़ी खराब थी, किसान को आजादी दो और क्या करो, ये छत ही हटा दो, पूरा आकाश दिखेगा, आजादी मिल जाएगी। किसान कहता है ना, मेरे को कच्ची छत की जगह लेंटर वाली छत चाहिए, मुझे पक्की छत चाहिए, ये छत हटा देने वाली आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये असली मामला है। इस किसान बिल पर आपकी जो मुख्य आपत्तियां अगर पॉइंट वाइज करें तो क्या आपत्तियां? देखिए, पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें जमाखोरी के ऊपर, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर पाबंदी थी कि कुछ चीजों के बारे में कहा था कि इनका आप जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, नहीं तो बाजार में दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सरकार ने कहा है कि अब हम ऐसी स्टॉक पे कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे, कोई व्यक्ति इनका गेहूं का, चावल का चाहे जितना मर्जी स्टॉक रख सकता है। नुकसान क्या है? सरकार कहती है इससे फायदा ये होगा कि अब किसान को बेहतर दाम मिलने शुरू, व्यापारी खूब स्टॉक कर सकता है, इसलिए जब आज मांग नहीं है तब भी व्यापारी जो है किसान को अच्छा दाम दिया करेगा। मैं कहता हूं, आप लगता है एक भी दिन मंडी में नहीं गए जो ये सोचता है, इकोनॉमिस्ट बैठ के बात करते हैं। हकीकत ये है
जब दाम बढ़ते हैं तो मुनाफा व्यापारी की जेब में जाता है, जब दाम गिरते हैं तो धक्का किसान की जेब पे पड़ता है। ये सच्चाई है। होगा इससे ये कि अब व्यापारी बड़े बड़े स्टॉक रखेंगे। जब किसान अपनी फसल लेके आएगा उस वक्त स्टॉक ज्यादा होंगे, दाम नीचे गिराया जाएगा। जब व्यापारी के स्टॉक खत्म हो जाएगा, जब किसान का अपना बेच चुका होगा, तब दाम बढ़ाए जाएंगे। ये स्टैंडर्ड खेल है। और सबसे खतरनाक इसमें चीज ये है, इसमें प्रोविजन ये है कि अगर आपका कोई एक्सपोर्ट कनेक्शन है तब तो आप पे किसी भी तरह की कोई लिमिट कभी नहीं लगाई जा सकती। जिसका मतलब अडानी और विल्मार ये कंपनी है जिनके पास विदेश में ऑलरेडी कंपनियां हैं, बाकी किसी पे भी लिमिट लग सकेगी। अडानी साहब के ऊपर कोई भी लिमिट कहीं नहीं लग सकेगी। जिसका मतलब है इस एक्ट का किसान से कोई संबंध नहीं है। किसान को इससे फायदा नहीं, नुकसान होगा। असली फायदा होगा स्टॉकिस्ट को और बड़ा फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों को इससे फायदा होगा। दूसरा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। वो दूर की कौड़ी है जब आएगी। इस देश में ठेके पे खेती हर जगह हो रही है, आधी के करीब ठेके और बटाईदारी पे हो रही है, लेकिन उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये कानून कहता है कि कंपनियां किसान के साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर सकेंगी। अंग्रेजी में 25-25 पेज के, 50-50 पेज के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। किसान को क्या समझ आएगा। और उसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और हां, अगर कोई झगड़ा हुआ तो पहले एसडीएम की अदालत में फैसला होगा, फिर डीएम की अदालत में, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका फैसला करेगा। फिर लगता है इन लोगों ने कभी एक्चुअली किसी गांव में खेती देखी नहीं है। एसडीएम तक पहुंचना एक किसान के लिए असंभव बात है। ये जो सारा कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, अव्वल तो होगा नहीं, लेकिन होगा तो ये किसान को बंधुआ बना देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में किसान को फायदा हो ही नहीं सकता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कानून जिसके बारे में सारा इस वक्त हल्ला हो रहा है वो है एपीएमसी, यानी कि मंडियां। मंडियों में तमाम तरह की प्रॉब्लम है देश में, और किसान आंदोलन काफी समय से मांग कर रहे हैं कि एक तो मंडियों में सुधार करो, और दूसरा देश के बहुत बड़े इलाके में मंडियां हैं ही नहीं, सरकारी मंडियां खड़ी करो, बेहतर मंडियां बनाओ। उसकी बजाय अब सरकार क्या कहती है, ना हमसे तो नहीं बनेगा, प्राइवेट मंडियां बनाएंगे, मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी बनाएंगे। सरकार कहती है देखो किसान के पास आजादी है, चाहे तो यहां बेचे चाहे वहां बेचे। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सरकारी मंडी में जाएंगे तो आप पे 4-5-6% फीस लगेगी, सेस लगेगी, टैक्स लगेगा जो सरकार के पास जाएगा। प्राइवेट मंडी में जाएंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कोई पागल आदमी होगा जो जाके सरकारी मंडी में बेचेगा। 2 साल में, 3 साल में सारी सरकारी मंडियां कोलैप्स कर जाएंगी और अडानी जी, अंबानी जी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो अपनी प्राइवेट मंडी सेटअप करेंगी, सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। और जब सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएगी तो किसान को जो छोटा मोटा एमएसपी मिल जाता है वो एमएसपी कहां से मिलेगा? अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो आज भी किसान संगठन कहते हैं ठीक है आप प्राइवेट मंडी सेटअप करते हो, बहुत अच्छा करो, आप एक उसमें क्लॉज लगा दो कि इस प्राइवेट मंडी में एमएसपी के नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने बनाया है, सरकारी रेट से नीचे पे इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। बना दो ना, आप ये नियम बना दो, जो टैक्स सरकारी मंडी के अंदर लगेगा वही टैक्स प्राइवेट मंडी पे भी लगेगा। बना दो, आप ये नियम बना दो कि जिस तरह से ट्रेडर का रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन मंडी के अंदर सरकारी मंडी में होता है, उसी तरह से उसका रजिस्ट्रेशन बाहर भी होगा। फिर खेल नहीं चलेगा, क्योंकि इस कानून का किसान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह कहा जाता है किसान को आजादी मिल गई, कहीं भी बेच सकते हो। अरे सरासर झूठ है। 1975 के बाद से इस देश में किसान पे कोई पाबंदी है ही नहीं। कोई भी किसान अपनी फसल कहीं भी आज भी बेच सकता है। पाबंदी है ट्रेडर पे, पाबंदी है आड़ती पे, और ये सारा खेल ट्रेडर के लिए किया जा रहा है, बिग बिजनेस के लिए किया जा रहा है। छोटे चूहे समस्या पैदा कर रहे हैं, इसलिए मैं भालू को ले आया हूं कि अब वो सारी समस्या खत्म कर देगा। ये खेल है, इसलिए किसान संगठन विरोध कर रहे हैं।
ये जो ट्रेडर वाली आपने बात कही कि किसान पर पाबंदी अभी भी नहीं है, ट्रेडर पर पाबंदी, क्या है ये ट्रेडर पर पाबंदी? ट्रेडर के ऊपर पाबंदी है कि आप एपीएमसी के बाहर ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। जहां जहां पे एपीएमसी हैं, कुछ इलाकों में तो है ही नहीं, जहां है वहां आपको, अगर मेरे को गेहूं का, चावल, धान का खरीद फरोख्त करनी है तो मैं बाहर नहीं कर सकता, मेरे को एपीएमसी के अंदर करना होगा, उसके नियमों के अनुसार करना होगा, उसको शुल्क दे के करना होगा। ये आज का नियम है। सरकार कह रही है कि इसको अब खत्म करो, प्राइवेट शुरू कर दो। नुकसान इससे ये होगा, शुरू में तो हो सकता है पहले साल तो ऐसा लगे, किसान को भी लगेगा कि फायदा हो गया, मेरा 4% बच गया, लेकिन जब क्षति चली जाएगी तब पता लगेगा कि इस आजादी का मतलब नहीं है। इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि देश में जहां जहां एपीएमसी खत्म हुई है वहां किसान की हालत बहुत खराब है। बिहार में 2006 में कानून बना के पूरी एपीएमसी को खत्म कर दिया। बिहार में ऐसी कोई सरकारी मंडी नहीं है। अब पैक्स नामक एक चीज है जो काम करती है। नतीजा क्या है? पूरे देश में धान की फसल 1600-1700 रुपए में बिकती है। बिहार में आज आप चेक कर लीजिए 1000-1100 के अंदर बिकती है। तो मैं बार बार कहता हूं, मंडी खराब है, मंडी में लाख सुधार होने चाहिए, लेकिन मंडी वो छत है, कच्ची छत है, फूस की छत है, लीक करती है, लेकिन उस छत को हटा मत दो। उसकी बजाय लिंटर की छत डालनी है तो आप डाल के दिखाओ, लेकिन छत को अगर हटा दोगे किसान कहीं का नहीं बचेगा। किसान को मंडी खत्म नहीं करनी, किसान को तो और मंडी चाहिए। और सबसे बड़ा डर जो किसान के मन में है वो ये है कि सरकार एमएसपी से अपने हाथ खींचने की कोशिश कर रही है। सरकार कहती है भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो, हम तो बिल्कुल आपको कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा, पवित्र है, हाथ नहीं लगाएंगे। मैं पूछता हूं साहब ऐसा कर दो, आपकी नीयत इतनी अच्छी है, आप कानून में लिख दो ना, आप इस बात को लिख दो और आधा विरोध कल सुबह तक खत्म हो जाएगा। आप लिख दो कि एमएसपी की गारंटी है। आज इस देश में एक भी कानून ऐसा नहीं है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को दिलवा सके। मैं आज की बात आपको बताता हूं, इस समय बंगाल में मक्की और बिहार में मक्के की फसल इस वक्त बिक रही है। सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1760 रुपया, यानी कि उसके नीचे नहीं बिकनी चाहिए। आज आप बंगाल में फोन करके देख लीजिए 850-900 रुपए में मक्की बिक रही है क्विंटल के हिसाब से। आप बिहार में फोन करके देख लीजिए कहां मिल रहा है। प्रधानमंत्री के शब्दों का मैं क्या करूं? मैं जाके मंडी के अंदर बोलूं प्रधानमंत्री का लेक्चर है यूट्यूब पे मेरे पास है, सुन लो। मुझे कानून चाहिए, सरकार कानून दे दे, सरकार कह दे कि हम प्रोक्योरमेंट जारी रखेंगे। इनको कानून में लिख के दो ना, वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कानून में लिख दिया तब तो किसान अपना हक हासिल कर लेगा। और आज इस देश के सारे किसान संगठन एक स्वर में बोल रहे हैं एमएसपी को लीगल राइट बनाइए। वो बनाइए, उसके बाद आप कर लीजिए अपनी प्राइवेट मंडी, आप कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट खेती, हमें कोई एतराज नहीं है। ये सवाल उठ रहा है कि एपीएमसी एक्ट में क्या पहले भी सुधार की गुंजाइश नहीं थी? कांग्रेस ने कुछ सुधार भी किए थे, तो अब अगर उसे हटा दिया गया है तो आपत्ति क्या है? उस पर आपने एक वाजिब जवाब दिया कि छत नहीं हटानी चाहिए, सुधार होने चाहिए। तो ये जो एपीएमसी एक्ट है, यानी कि एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो होता है, कोऑपरेटिव होती है, उस मंडी, सरकारी मंडी जिसको बोला जाता है, इसके हर स्टेट के अंदर अपने अलग अलग कानून हैं। इन कानूनों में कभी कमियां हैं, किसानों का शोषण होता है, इसमें बड़ी राजनीति होती है, लोग एमएलए एमपी बनने से पहले एपीएमसी का इलेक्शन लड़ते हैं और अपना जायदाद बनाते हैं, करप्शन है, कोई शक नहीं। इसको सुधारने के लिए 2003 में एक मॉडल एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया था। सब राज्य सरकारों को कहा था कि आप इसको सुधार लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बना था। मेरा सवाल ये है कि कितने इस देश के राज्य हैं जिनमें 2003 से लेके 2020 तक बीजेपी की सरकार बनी है? कम से कम 15-18 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? भाई बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बनाया हुआ मॉडल एपीएमसी एक्ट बीजेपी की राज्य सरकारों ने क्यों लागू नहीं किया? और आज आप कहते हो राज्य सरकारों ने लागू नहीं किया इसलिए हमें केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। अरे भाई, राज्य सरकार किसकी है? आप ही की तो है राज्य सरकार।
आज नहीं है तो 5 साल पहले थी आपकी राज्य सरकार, नहीं किया और आज केंद्र सरकार की तरफ से लेके आ रहे हो। मतलब छत को मैं ठीक नहीं करूंगा, छत में लिपाई नहीं करूंगा, छत में छेद है उसको बंद नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जेब से पैसा खर्च होगा। फिर बाद में मैं कहूंगा ये छत बड़ी चू रही है, छत को हटाओ, ये मैं काम करूंगा। अब किसान ये खेल समझने लग गया, अब किसान उतना भोला नहीं रहा। और आज जो नई पीढ़ी किसानों के नेतृत्व की आ रही है, वो कागज पढ़ना जानती है, वो अंग्रेजी भी पढ़ लेती है, वो कानून जानती है, वो कोर्ट कचहरी के खेल जानती है। इसलिए आज उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने रोक लिया है इसको। क्या किसान जो एपीएमसी एक्ट है उसका संबंध सरकार और राज्यों के रेवेन्यू लॉस से भी है, इसलिए भी राज्य ज्यादा विरोध कर रहे हैं कुछ राज्य? इस केंद्र सरकार के कदम का विरोध करने की कई वजह हो सकती हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ नावाजिब हैं। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कुछ आड़ती इस चक्कर में होंगे कि भाई मेरा मुनाफा कल का खत्म हो जाएगा, हालांकि बड़े आड़तियों को फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि भाई मेरा तो इसमें एपीएमसी में जो मुझे फीस टैक्स मिलता था वो निकल गया। अलग अलग कारण होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। असली कसौटी केवल एक होनी चाहिए, क्या किसान को इससे फायदा होगा या नहीं। अगर किसान को फायदा होता है तो हो आड़ती को नुकसान, हो राज्य सरकार को नुकसान, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मगर अगर किसान को नुकसान होता है तो फिर इसका विरोध होना चाहिए, और वो विरोध हो रहा है। सिर्फ राज्य सरकारों से नहीं, सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं, वो तमाम किसान संगठन जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन वो हैं जो कि खुल्लम खुल्ला कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, अकालियों का भी विरोध करते रहे हैं, वो इसके विरोध में उतरे हैं। तमाम ऐसे संगठन जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, खुद आरएसएस का संगठन विरोध कर रहा है इसका। एपीएमसी से आने वाली फीस काफी ज्यादा होती है, क्या राज्य का जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा इससे? एपीएमसी की जो फीस है वो पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में काफी होती है, 2-3 हजार करोड़ रुपए के करीब होती है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन दोनों राज्य शराब से कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि राज्य सरकार के रेवेन्यू में नुकसान होगा या नहीं होगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को फायदा होगा। किसान का दीर्घकालिक हित ही इसका एकमात्र कसौटी होना चाहिए और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 6% किसानों का मुद्दा है ये बात झूठ है। ये बात पहली बार शांता कुमार कमेटी में कही गई थी, जो कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि एमएसपी देना और किसानों की जो खरीद होती है, खासतौर पे गेहूं और धान की, इस खरीद से पिंड छुटाया जाए। तो पहले शांता कुमार कमेटी आई, कमेटी ने कहा कि दरअसल एमएसपी का फायदा तो केवल 6% किसान को मिलता है। दरअसल ये बात सच नहीं है, कम से कम 15-20% को मिलता है। आज ही अखबार के अंदर उसके आंकड़े आ गए हैं कि वो कहीं ज्यादा है, जैसा सरकार ने कहा था उससे। दूसरा, जहां सरकारी खरीद होनी शुरू हो जाती है वहां मार्केट रेट अपने आप चढ़ जाता है। बाजरा, मेरे इलाके में बाजरा होता है, सरकारी रेट पहले हुआ करता था 1400 रुपया, सरकार खरीदती नहीं थी और वो 900-1000 रुपए में बिका करता था। फिर उसके बाद सरकारी रेट बढ़ा, लेकिन सरकार ने खरीद इंप्रूव कर दी। आज सरकारी रेट 1950 रुपया है, सरकार ने हरियाणा में खरीद की, मार्केट रेट एकदम 1800 रुपया हो गया है। तो जिन्हें एमएसपी पे खरीद नहीं होती उन्हें भी एमएसपी का फायदा मिलता है। और आप ही बताइए, अगर सिर्फ 6% का मामला होता तो पंजाब के सारे किसान आके खड़े हो जाते। हरियाणा के किसान क्यों खड़े हैं, मध्य प्रदेश के किसान क्यों हैं, कर्नाटका का किसान क्यों खड़ा है, महाराष्ट्र का किसान क्यों खड़ा है? ये आज पूरे देश के किसान का मुद्दा है। थोड़ा सा रिपीटिशन भी होगा, लेकिन समझने की आसानी के लिए सीधा क्वेश्चन है कि निजी निवेश से किसानों को कुछ बेहतर पैसा मिल सकता है, निजी निवेश से दिक्कतें क्या हैं? मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी बातें की जाती हैं। अरे भाई, इस देश में तो कृषि निजी निवेश पर ही तो चल रही है।
किसान जो बीज खरीदता है, किसान जो अपना काम करता है, कोई सरकार से लेके करता है। भारत की एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी है। किसान प्राइवेट सेक्टर का आदमी है भाई, वो अपना खुद का काम कर रहा है। सवाल है कि कंपनियों का, निजी शब्द बड़ा मिसनोमर है, असली खेल है बड़ी कंपनियों का। खेल ये है कि इन लोगों को इंग्लैंड अमेरिका घूम के आ जाते हैं, और जैसा हिंदुस्तानी होता है इंग्लैंड अमेरिका में जाता है तो मुंह में उंगली डाल के देखता, हाँ मेरे देश में भी ऐसा कभी हो जाए। तो बेचारे वहां कुछ घूम के आए हैं और उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान की कृषि को अब हम अमेरिका जैसा बना दें, इंग्लैंड जैसा बना दें। ये नहीं देखते हैं कि वहां एग्रीकल्चर पे 100 में से 5 लोग एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे यहां 100 में से 55 लोग एग्रीकल्चर करते हैं। कैसे बन सकता है वैसा? बाकी 50% को मार दोगे आप। ये जो निवेश की बात है, ये कह रहे हैं कि कंपनियां निवेश करें। बिल्कुल कंपनियां निवेश करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वेयर हाउस बनाने हैं, अगर कंपनियां वेयर हाउस बनाने को तैयार हैं बनाएं, अगर कंपनियां एग्रीकल्चर कर सकती हैं करें। सवाल ये है कि क्या वो करने के लिए मैं ऐसी शर्त बनाऊं जो कि किसान के खिलाफ है? कंपनियां वेयर हाउसिंग बनाएंगी, इसलिए सरकार वेयर हाउस बनाने के अंदर अपनी पूंजी लगाना बंद कर दे। खेल ये नहीं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बुराई क्या है। खेल ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए सरकार को अब करने की जरूरत नहीं है। खेल ये है कि प्राइवेट कंपनियां किसान को दाम देंगी, इसलिए अब एमएसपी की जरूरत नहीं है। खेल ये है कि अडानी जी, अंबानी जी प्राइवेट मंडी खड़ी कर रहे हैं ना, अब सरकारी मंडी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? आपको याद है, पहली बार नहीं है, जब प्राइवेट कुरियर आए थे, क्या बताया गया था? अरे भाई सरकार पीएनटी काम कर रही है, प्राइवेट कुरियर भी आ जाए तो क्या हर्ज है। बाद में देखा आपने क्या हुआ है? आज आप भेज के देख लो अपनी रजिस्ट्री कभी भी, पीएनटी डाकघर ठप हो गया क्योंकि कुरियर आए। इसी तरह से कहा गया कि सरकार की बीएसएनएल, एमटीएनएल है, साथ में प्राइवेट कंपनियों को भी आने दो। वो आए और ये कंपनियां ठप हो गई। तो खेल ये है कि प्राइवेट मंडियां आएंगी, एपीएमसी ठप होगी। सरकार इसमें आज जो कुछ भी कर रही है, अपनी जिम्मेवारी से सरकार पीछे हट रही है। उसके लिए बहाना दिया जा रहा है, अरे भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो बुरा क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किसने रोका है भाई? आने दो ना। ये करें प्राइवेट कंपनियां किसान का इंश्योरेंस, ये खोलें प्राइवेट कंपनियां अपने वेयर हाउस, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। खेल ये है इन्हें आने देने के लिए ऐसी शर्तें बनाई जाएं जिससे किसान की कमर टूट जाएगी। इससे हो सकता है, मैं कहने को तैयार हूं, बाकी संगठन शायद ना माने, इससे हो सकता है कि देश में कृषि का उत्पादन बढ़ जाए, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन मेरे लिए इस देश की कृषि के विकास का पैमाना ये नहीं है कि देश का कृषि उत्पादन बढ़ा के नहीं, मेरे लिए इसका पैमाना यह है कि किसान की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, किसान की आमदनी और खुशहाली घट जाएगी। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि अब किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, तो अभी की स्थिति क्या है? किसान अगर एक सक्षम किसान है, वो अपना माल सीधे एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो बीच का प्रोसेस में कोई बाधा है? हमारे प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। मुझे शर्मिंदगी से ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब झूठा बोलते हैं तो हम अपने आप को भी थोड़ा छोटा करते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोल दिया किसान को आजादी मिलेगी, किसान चाहे अपनी फसल जहां बेच सकता है। मैं आज आपके सामने चुनौती देता हूं, मुझे दिखाइए किस किस राज्य में ये कानून है जो कि किसान पे बंदिश बनाता है कि आप अपनी फसल कहां बेचो और कहां नहीं बेचो। कोई बंदिश नहीं है। एक आधे स्टेट के अंदर छोटी मोटी बंदिश है, किसान पर कोई बंदिश है ही नहीं। आप कहते हैं मैंने उसको आजाद कर दिया, अरे झूठ की भी कोई हद होती है। दूसरा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर बंदिश है, लेकिन उसे कहां हटाया? इन 3 बिल में मुझे आप एक क्लॉज दिखा दीजिए जो कहता हो कि किसान की एक्सपोर्ट की बंदिश हट गई। परसों ही तो ये किया है। 4 दिन पहले प्याज के दाम नासिक की मंडी में बढ़ के 30 रुपए किलो हो गए होलसेल मंडी में, और परसों ही भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। काहे की आजादी है भाई? लिख देना, कह दें कि किसान को एक्सपोर्ट की आजादी अगर होती तो प्याज के किसान को 4 पैसे की इनकम हो जाती।
दाम बढ़ रहे थे, श्रीलंका की मंडी में उसकी जरूरत बढ़ रही थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रहा था और लोकल मार्केट में दाम बढ़ रहे थे। यही था जब किसान को 4 पैसे की आमदनी हो सकती थी। क्या जा रहा था आपका? सरकार ने बैन लगा दिया। तो एक्सपोर्ट की आजादी ना पहले थी ना आज है, और अपनी लोकल मंडी में, जिले में, राज्य में कहीं भी बेचने की आजादी पहले भी थी, आज भी है। सरकार झूठ बोल रही है। तो स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने बताया कि किसानों पर न किसी ने पाबंदी लगाई थी और न उन्हें किसी ने आजाद किया है। इस पूरे इंटरव्यू में वो सारी बातें हैं जो आप के लिए जानना जरूरी है। किसान बिल और इससे संबंधित हो रहा विरोध, इसे अच्छी तरह समझना है तो इस पूरे इंटरव्यू को 1 से 2 बार जरूर देखें। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।